नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। इस वीडियो में हम उपचारात्मक शिक्षण जो कि विद्यालयों में आयोजित किया जाना है, जिसके बारे में 16 दिसंबर 2021 को YouTube सेशन आयोजित किया गया था माननीय निदेशक बेसिक शिक्षा की तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि आपको प्रदर्शित हो रहा है स्क्रीन पर कि 25 नवंबर 2021 को मार्च 2022 तक स्कूलों में उपचारात्मक शिक्षण सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे कि उपचारात्मक शिक्षण क्यों, कब और कैसे। पहली चीज़ है कि बुनियादी कौशल में महारत हासिल करना ज़रूरी है। ये शिक्षक के 2 उत्तरदायित्व हैं। दूसरा है 100% बच्चों को साथ में लेकर चलना है। तो पहला ऑप्शन में आता है कि कक्षा 1 से 3 बुनियादी भाषा पर अत्यधिक जोर दें, सक्रिय रूप से प्रिंट रिच और TLM सामग्री का लाभ उठाएं एवं प्रतिदिन 40 मिनट रीडिंग टाइम सुनिश्चित करें। कक्षा 4 से 8 में बुनियादी दक्षता में महारत हासिल करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कराएं। दूसरी चीज़ आती है 100% बच्चों को साथ लेकर चलें। तो इसमें विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। अलग स्तर के बच्चों के लिए अलग तकनीकी को अपनाएं। फिर है विद्यालयों में टाइम टेबल के अनुसार हमें शिक्षण करना है। हमें टाइम टेबल जो हमें उपलब्ध कराया गया है उसी का पालन करना आवश्यक है। इसमें कोई भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाए। आगे है शैक्षिक योजना। नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक हमें क्या करना है। तो संलग्न एक के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार करना है शिक्षण। संदर्शिका में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करना है। और तीसरा आ जाता है कक्षा में गतिविधियों करवाने हेतु प्रिंट रिच सामग्री तथा छात्रों की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए सहज पुस्तिका 1 का उपयोग करवाना है। अब आ जाते हैं कक्षा 2 और 3 में हमें क्या करवाना है। तो पहला है कक्षा में भाषा एवं गणित के उपचारात्मक शिक्षण हेतु समृद्ध मॉड्यूल का उपयोग करना है। दूसरा है समृद्ध मॉड्यूल में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तक का उपयोग करना है। और तीसरा वही कक्षा में गतिविधि करवाने हेतु जो भी प्रिंट रिच सामग्री है और सहज पुस्तिका है उसका प्रयोग करना है। सहज पुस्तिकाएँ 1, 2 और 3 प्रदान की गई हैं विभाग की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। फिर है कक्षा 4 और 5 के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है। तो 4 में कक्षा में भाषा एवं गणित में उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता दें। और कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तक एवं नवीन कार्य पुस्तकों का प्रयोग करें और साथ में अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करें। ये हमारे तीनों पॉइंट हैं। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 में हमें क्या करना है। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भाषा एवं गणित के उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान दें। उपचारात्मक शिक्षण के लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का प्रयोग करें। नंबर 2 है कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तक एवं नवीन कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग करें। और नंबर 3 आ जाता है इसमें अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू करें। अब है रिमीडियल कार्य योजना किस प्रकार हमें क्रियान्वित करनी है। पहला पॉइंट हो गया कि सीखने की गति के अनुसार हमें रिमीडियल कक्षा में समूह तैयार करना है। दूसरा है लर्निंग गैप को दूर करने के लिए हमें ग्रुप तैयार करना है। और तीसरा है बच्चों के समूह में बदलाव कैसे करें। तो हमें केवल जब स्पेशल पर्टिकुलर चीज़ टीचिंग करानी है तभी हमें उन्हें ग्रुप के अनुसार बैठाना है, वरना हमें उन्हें कंबाइंड ग्रुप में रख सकते हैं। चौथा आ जाता है समूह के अनुसार प्रत्येक बच्चे का आकलन कैसे करें। तो हमें आकलन जो है एक्टिविटी के समय ही आकलन करना है।
जब भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसी समय हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं। फिर आ जाता है शिक्षण उद्देश्य कैसे बनाएं, नंबर 5 है। तो हमें शिक्षण लक्ष्य प्रतिदिन तैयार करना है। हमने किसी दिन के लिए मान लीजिए निर्धारित किया कि बच्चों को हमें 5 तक गिनती सिखानी है, 10 तक गिनती सिखानी है, तो शाम होते होते हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस दिन का लक्ष्य को पा लें। अगर बच्चा उस लक्ष्य को पा लेता है तो हमें जो है उस दिन उसी बच्चे को उसी समय उसे प्रोत्साहित भी करना है, उसे शाबाशी भी देनी है। तो ये हमारा छठा पॉइंट है। इस तरह से हमें ये पूरी कार्य योजना तैयार करनी है। आगे देख लेते हैं कक्षा प्रबंधन किस तरह से करना है। तो पहला है किसी एक कक्षा अलग अलग स्तर के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार कार्य करना है। तो हमें कक्षा को ग्रुप के अनुसार डिवाइड कर देना है। हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कक्षा 1 के बच्चे हैं तो किसी को 5 तक गिनती आती हैं, किसी को 10 तक आती हैं, किसी को 15 तक आती हैं। तो हम अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड करके उनका शिक्षण कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रुप का हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगली बात है कि क्या बच्चों को एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के अनुसार बैठाएं? जी नहीं, हमें यहाँ पे उन्हें अलग अलग स्तर के अनुसार नहीं बैठाना है। अगर हमें केवल कोई उनकी पर्टिकुलर टीचिंग करा रहे हैं तभी हमें जो है उन्हें उनके ग्रुप के अनुसार बैठाना है। कक्षा में तो उन्हें जो है हमें सामूहिक रूप से ही बैठाना है। कैसे बैठाना है? सामूहिक रूप से बैठाना है। क्या बच्चों को अपने स्तर के बारे में जानना चाहिए? उन्हें बताएं? जी नहीं, हमें बच्चों के स्तर को उन्हें नहीं बताना है, इससे उनके अंदर हीन भावना आ सकती है। तो इसलिए हमें जो है उन्हें केवल अपने टीचिंग के जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ही हम ग्रुप को तैयार करें, न कि उनके अंदर हीन भावना हमें जागृत करनी है। अगला पॉइंट आ जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे शिक्षण कैसे सुनिश्चित करें। तो हमें जो है क्या करना है कि कभी कभी आपस में सामूहिक ग्रुप का जो है उनमें कंपटीशन कराना चाहिए। उस समय जब हम कंपटीशन करा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जो तेज़ बच्चे हैं, जो थोड़े धीमे सीखने वाले बच्चे हैं, उन्हें आपस में क्या करना है, कंबाइंड कर देना है। क्या करना है? कंबाइंड करना है। कंबाइंड करने के बाद में हम उनका आपस में कंपटीशन करा सकते हैं, जिसमें क्या है कि जो तीव्र वाले बच्चे हैं, जो थोड़े धीमे वाले हैं, आपस में उनमें एक दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं होगी और एक दूसरे का वो सहयोग कर पाएंगे। आ जाती है बात अगली कि सीखने के लिए आकलन कैसे करें। हमें आकलन डे टू डे एक्टिविटी में करना है। जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसी समय हम उनका आकलन भी करते रहें। तो इस तरह से हमारे ये 5 पॉइंट भी समझ में आ गए हमें क्या क्या करना है। तो आगे बढ़ते हैं। बात आ जाती है दैनिक शिक्षण का कक्षा प्रबंधन किस तरह से करना है। तो दैनिक शिक्षण कार्य योजना समय और कालांश का कैसे नियोजन करना है। तो हमें जो है कोई भी शिक्षण कार्य से पहले हम अपनी शिक्षण योजना तैयार करें, किस प्रकार की गतिविधि कराएं। तो हमें ऐसी गतिविधि करानी है जो कि पहले तो अवधारणा को तैयार करे और दूसरी ऐसी गतिविधियां करानी हैं जो कि उन अवधारणाओं को मजबूत करें। पहली तो अवधारणाएं तैयार करें और दूसरी मजबूत करे। क्या करे? मजबूत करे।
तीसरी चीज़ आती है हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो हमारे दृष्टिकोण में ये बात ज़रूर शामिल रहनी चाहिए कि हमें जो गतिविधि करानी है, कब करानी है, कहाँ करानी है, कैसे करानी है और कितने समय में उसे कराना है, जिससे कि हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और चौथी चीज़ आती है कार्यपत्रक और उपलब्ध अन्य संसाधनों का उपयोग क्यों और कैसे करना है। तो इसका जो हमें प्रयोग करना है आकलन के लिए करना है और एक उपयुक्त प्रकार से करना है कि जो बच्चा जिस लेवल का है उसे उसी पे लेवल के अनुसार हमें कार्यपत्रक देना है, ताकि हम उसकी जो अधिगम का स्तर है सही प्रकार से जान सकें। अगला महत्वपूर्ण चीज़ आती है अभिभावक की भूमिका। तो अभिभावक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। कुछ बच्चों के माँ बाप अभिभावक अनपढ़ हो सकते हैं, तो उन्हें जो है उनके घर में दैनिक जीवन में जो भी सामग्री आती है उसके अनुसार उन्हें उसमें हम शामिल कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि भाई बच्चों से कि उनके माता पिता के सामने कि आज आपके मम्मी पापा या पिताजी क्या सामान लेके आए, क्या क्या कितना लेके आए। तो बच्चा उन्हें गिन के दिखाएगा तो उनके अभिभावक जो हैं उससे खुश होंगे। दूसरी चीज़ है अभिभावक को सुझाव कैसे दें। तो अभिभावक को सुझाव हम पीटीएम में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं? पीटीएम में दे सकते हैं, या हम घर पे जो गांव है वहाँ मोहल्ले में है भ्रमण के दौरान दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं? भ्रमण के दौरान हम सुझाव दे सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है अभिभावकों के सहयोग और जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की कार्यविधि या रणनीति बनाएं। तो हम इसके लिए उन्हें महत्व प्रदान करें। अगर हम उनसे कोई भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो उस सहयोग के लिए उन्हें महत्व प्रदान करना आवश्यक है। इस चीज़ के लिए हम उनकी जो दैनिक जीवन में जो भाषा है जो उसी का प्रयोग करें और उन्हें अधिक से अधिक विद्यालय में जो जिम्मेदारी सौंपें। तो इस तरह से हम अभिभावकों का सहयोग और अपने विद्यालय से जुड़ाव सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं अपने उपचारात्मक शिक्षण के प्रभाव को अधिकतम कैसे करें। पहली चीज़ है कक्षा में आकलन के आधार पर बच्चों के साथ रेमीडियल शिक्षण पर कार्य करना है। दूसरा, नियमित तौर पर बच्चों की सीखने का आकलन करना है। जो बच्चे आकलन के पश्चात जो बच्चे पीछे हैं उन्हें विशेष रूप से मदद भी हमें प्रदान करनी है। और चौथा आ जाता है कि बच्चों के घर पर सीखने और उनकी नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावक के साथ संवाद करना है। आगे है भाषा के लिए उपचारात्मक शिक्षण की संरचना। भाषा के सभी कौशलों पर व्यवस्थित तरीके से कार्य करना है। पहले मौखिक भाषा पर कार्य करें। कक्षा में उपलब्ध अलग अलग सामग्री को उपयोग और सभी बच्चों की भागीदारी के मौके दें। फिर बच्चों को डिकोडिंग और पठन कौशल पर कार्य करें। वर्ण, अक्षर और शब्द पढ़ने पर जोर, छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास, अलग अलग तरीके से बच्चों को अभ्यास के मौके मिलें। नंबर चौथा आ जाता है लेखन कौशल में मौखिक भाषा और डिकोडिंग के साथ साथ करें। और पांचवा आ जाता है बच्चों में सामाजिक और भावात्मक जुड़ाव के लिए उत्साहवर्धक माहौल हमें तैयार करना है। आगे आ जाते हैं उपचारात्मक शिक्षण में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होनी है। तो इसमें हमें प्रधानाध्यापक की जो है भूमिका एक कमांडर के रूप में होनी है। इसमें कमांडर में इन जो एब्रीविएशन है इसको अलग अलग करके बताया कि कम्युनिकेट करना है, मोटिवेट करना है बच्चों को, मोबिलाइज करना है और प्लान तैयार करना है, ट्रेन करना है, डायरेक्ट करना है, रिसोर्स इकट्ठा करने हैं और उन्हें प्रोवाइड भी करना है। तो इसे हम आगे समझ लेते हैं विस्तृत रूप से। एक कमांडर के रूप में आपकी क्या भूमिका है। कम्युनिकेटर के रूप में क्या होनी है कि विद्यालय में सभी के साथ बच्चे, शिक्षक समुदाय उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पर महत्व पर चर्चा करें। फिर है डायरेक्शन सेटर, दिशा निर्धारण। विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण लागू
करने का एक रोड मैप बनाएं और उसके अनुसार त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक स्तरीय योजनाएं बनाएं। मोटिवेटर के रूप में शिक्षकों व विद्यार्थियों के अच्छे कार्यों की परस्पर सराहना करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करें। फिर है विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक मिशन बनाएं। फिर आ जाते हैं बच्चे के लर्निंग गैप के स्तर को समझें और उसके अनुसार शिक्षकों के साथ मिलकर सही शैक्षणिक दृष्टिकोण पर आधारित योजनाएं बनाएं। और चौथा है शिक्षकों के साथ उपचारात्मक शिक्षण कक्षा स्तर पर लागू करने हेतु कौन सी योजना प्रभावी है और कौन सी नहीं, इसका निरंतर विश्लेषण करने के लिए चेक इन करें। फिर आ जाती कमांडर के रूप में आपकी क्या भूमिका है। तो इसका अगला पॉइंट है रिसोर्स प्रोवाइडर के रूप में विभाग द्वारा भेजी गई TLM सामग्री, हैंडबुक, वर्कबुक जैसे ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका, आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्तपुस्तिका आदि के उपयोग पर विशेष ध्यान दें। मोबिलाइज़र के रूप में संगठनकर्ता के रूप में आपके क्या उत्तरदायित्व हैं। अभिभावकों SMC सदस्यों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए संगठित करें। अभिभावकों में बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए SMC सदस्यों की सहायता लें। और एक पॉइंट आता है ट्रेनर, प्रशिक्षक के। तो प्रशिक्षक के रूप में क्या करना है, विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित करना। अब बात आती है आप एक प्रभावी कमांडर कैसे बनेंगे। तो पहली चीज़ है उपचारात्मक शिक्षण केवल किसी चीज़ को दोबारा पढ़ाना नहीं है। जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण किसी भी चीज़ को दोबारा पढ़ाना नहीं है, बल्कि जो बच्चा गैप आ गया है उसके लर्निंग आउटकम में, जो उस कक्षा के अनुरूप नहीं है, उसे वहाँ तक लाने के लिए तरह तरह की गतिविधियाँ, टीचिंग जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग करके दूसरी TLM सहयोग और अभिभावकों का सहयोग लेके, समाज का सहयोग लेके हमें उन बच्चों को मुख्य धारा तक, मतलब मुख्य धारा क्या, उसके जो स्तर है, जो कक्षा में उसे लर्निंग आउटकम आने चाहिए, वो वहाँ तक पहुँचाना है। दूसरी चीज़ है शिक्षकों में आपसी सहयोग सुनिश्चित करना। तो हमें सभी शिक्षकों को साथ लेके चलना है। आपसी सहयोग के द्वारा ही हम इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं अपने लक्ष्यों को। अगला है शिक्षण को कक्षा के बाहर लेकर भी जाएं। ये ना हो कि पूरा दिन हम जो है बच्चों को कक्षा के अंदर ही पढ़ा रहे हैं, उन्हें जो है मूर्त रूप से जो नॉलेज है वो भी प्रदान कराएं, भ्रमण पर ले जाएं, उन्हें वास्तविक ज्ञान दें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान जो होता है सीख के वो स्थायी होता है। आगे है समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति की भागीदारी सुनिश्चित करें। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति की जो भागीदारी है उसे सुनिश्चित किया जाए और उसे अधिक से अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें महत्व मिलेगा तो वे अपना सहयोग आगे बढ़ चढ़कर देंगे और हमारे जो कार्य हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं। आगे है सभी शिक्षकों, माता पिता एवं बच्चों को लगातार अभिप्रेरित करते रहें। तो हमें सभी शिक्षकों, माता पिता एवं बच्चों को लगातार प्रोत्साहित भी करना है। उन्हें इस चीज़ के लिए तरह तरह के हमें मोटिवेशन प्रदान करने हैं, तभी हम जल्दी से जल्दी अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट है कि भाई फिर रुकना ही क्यों, आज से ही शुरू करते हैं। तो करना क्या है, हमें रेमीडियल टीचिंग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।